नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स को। साथियों, यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ पहले पार्ट में हमने बात कर लिया था कि किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं उन सभी का विकास होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो टेम्पल टाउन्स हैं उनका विकास होता है और इसी के साथ पोर्ट टाउन्स का जो निर्माण है वो हमें समय के साथ देखने को मिलता है। हमने पहले बात कर लिया है कि किस तरह से ये जो तंजावुर है और अदर प्रकार के जो स्टेट्स हैं इस टाइम पर जो विकसित हो रहे थे वह किस प्रकार से डेवलप हो रहे थे। उदाहरण के लिए तंजावुर जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास अवस्थित था, जिसको चोल डायनेस्टी की कैपिटल के रूप में हम यहाँ पर देख रहे थे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर टेम्पल टाउन्स के बारे में बात कर लिया था। हमने यहाँ पर बात कर लिया था कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो तीर्थ यात्री है वो इन क्षेत्रों में आया करते थे और क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पर पूरा एक प्रकार से बाजार और बाकी इकोसिस्टम का निर्माण हो गया मंदिरों के चारों ओर। इसी के साथ साथ इस टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसका भी हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया था कि एक प्रकार से लोस्ट वैक्स टेक्निक के माध्यम से मूर्तियों को किस प्रकार से बनाया जाता था। इसी के साथ टेम्पल अथॉरिटी किस तरह से काम करती थी और इसी के साथ साथ हमने वृंदावन, अजमेर और इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से जो रिलीजियस सेंटर हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, इन सभी का विकास हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हमने स्मॉल टाउन्स के डेवलपमेंट को भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पर बाजारों का यानी हाट का निर्माण होता है। इसी के साथ मंडापिका यानी मंडियों का निर्माण होता है और बाकी चीज़ों को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार का विकास हमें समय के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे जो कारीगर है वो आकर रहा करते थे और यहाँ का सारा शासन जमींदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, जो लोग हैं उनसे शासक कर भी वसूला करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ बड़े ट्रेडर्स और कुछ छोटे ट्रेडर्स यहाँ पर हुआ करते थे। छोटे ट्रेडर्स का उदाहरण था बंजारा और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली धन्ना सेठ हुआ करते थे। ठीक है, जो कि गिल्ड के माध्यम से यानी श्रेणियों का निर्माण करके अपना जो व्यापार है वो चलाया करते थे। इसी के साथ साथ और भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है कि ट्रेड के कौन कौन से सेंटर थे, जैसे कि काबुल बेसिक ट्रेड का एक सेंटर था। इसी के साथ अजमेर और भी अदर चीज़ें। क्राफ्ट को भी हमने यहाँ पर देखा था कि ब्रोंज, कॉपर, सिल्वर इन सब चीज़ों का जो क्राफ्ट है, वस्तुएं हैं, किस तरह प्रकार से बनाई जाती थी। और लास्ट में हमने जो कारीगरी है, एम्ब्रॉयडरी है, इसके संबंध में भी बात कर लिया था। अब हम यहाँ पर आज के इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं इस पूरे हेडिंग के अंदर विजयनगर अंपायर के अंदर बारे में। ठीक है, अ क्लोजर लुक एट हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। यहाँ पर देखो, हम्पी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। मसूलीपट्टनम व्यापार का एक प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है और इसी के साथ सूरत जो कि गुजरात में है, वहाँ पे भी हमें क्या है, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है। तो ये जो मसूलीपट्टनम, हम्पी और सूरत है, इनका विकास किस प्रकार से हुआ, आइए डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम्पी की। तो हम्पी अपने जो स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर है, स्प्लेंडर का मतलब होता है कि एक प्रकार से अद्भुत, ठीक है, आर्किटेक्चर यानी जो पूरा का पूरा मूर्ति निर्माण है, इमारत निर्माण है, भवन निर्माण है, उसको आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो अपने जो एक प्रकार से अद्भुत भवन निर्माण की शैलियों के लिए ये जो हम्पी है वह जाना जाता था। ये जो हम्पी है, स्पेसिफिकली बात करें तो कृष्णा और जो तुंगभद्रा रिवर है उसके बीच में अवस्थित था। आइए आपके लिए कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि ये जो हम्पी है, मैंने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसको 1336 में स्थापित किया गया था। आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि इसको स्थापित करने वाले दो भाई थे। एक का नाम था हरिहर बुक्का और दूसरे का नाम यहाँ पर हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय, दो नाम, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है।
इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको चारों ओर से किलेबंद दीवार से घेरा गया था। और इस किलेबंद दीवार को बनाने के लिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, किसी भी प्रकार के गारे का या फिर मिश्रण का यूज नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर जो पत्थर हुआ करते थे उनको एक के ऊपर एक रख के इंटरलॉक करके क्या किया जाता था, यहाँ पर दीवारों का निर्माण किया जाता था। इंटरलॉक सिस्टम ये होता है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसा करके एक पूरी दीवार को खड़ी करना, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रकार की दीवारों का निर्माण यहाँ पर किया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज किया गया था दीवारों को खड़ा करने के लिए। तो हम्पी के अंदर बहुत सारे हमें जो आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पर हम्पी का पूरा इलाका है, वहाँ पर एक रॉयल कॉम्प्लेक्स है। उस रॉयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें बहुत सारे स्प्लेंडिड आर्चेस, डोम्स और पिलर्ड हॉल यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर जो नीचे से वो बेसिकली जो स्कल्पचर्स हैं उन सभी को होल्ड किए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, एक दीवार होती है, दीवार के ठीक ऊपर क्या है, एक त्रिकोणा प्रकार का स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर इलाके पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर इलाके पे देख रहे हो। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी ये जो मेन दीवार है, इस दीवार को यानी छत को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्चिड, प्लेजर गार्डन्स और यहाँ पर स्कल्पचर मोटिव्स, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं हम्पी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोटस के आकार का और कोरबेल आकार का बहुत सारे क्या है, मोटिव्स का मतलब है इसके ऊपर कारीगरी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक घंटी नुमा यहाँ पर आकृति आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार के मोटिव यानी कारीगरी की गई है। यहाँ पर बेसिकली हमें नजर आता है कि यह जो हम्पी है वो एक प्रकार का कमर्शियल सेंटर था, ठीक है, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी भी हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो भी आकर ठहरा करते थे, ठीक है। और आम तौर पर यहाँ पर जो मुस्लिम व्यापारी हैं, ठीक है, मुस्लिम व्यापारी बेसिकली क्या है, अरब के व्यापारियों की यहाँ पर बात हो रही है। अरब के व्यापारी हुआ करते थे और इन अरब के व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी बोला जाता था। कुदिरई बेसिकली क्या है, व्यापारी को बोला जाता था, और चेट्टी बेसिकली कुदिरई बेसिकली यहाँ पर अश्व यानी घोड़े को बोला जाता था, और यहाँ पर चेट्टी का मतलब होता है व्यापारी। तो यहाँ पर जो मुस्लिम व्यापारी थे जो अरब से आया करते थे, वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर मुख्य रूप से घोड़े को लेकर आया करते थे बेचने के लिए। इसी वजह से इन मुस्लिम व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर इसमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है चेट्टीज, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी भी नजर आते हैं, और यहाँ पर इनका एक प्रकार से थ्रोंग हुआ करता था। थ्रोंग का मतलब होता है कि जब कोई किसी स्थान पर वास करता है, रहता है, ठीक है, या फिर वहां पर भरे पड़े रहते हैं उस विशेष क्या बोलते हैं, कम्युनिटी के लोग किसी जगह पर, तो उसको यहाँ पर थ्रोंग्ड बोला जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो मुस्लिम व्यापारी है, चेटीज हैं, पोर्चुगीज हैं और अदर जो यूरोपीय ट्रेडर्स हैं, वो हम्पी के अंदर थ्रोंग्ड रहा करते थे, यानी भरे पड़े रहा करते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम्पी के अंदर हमें बहुत सारे क्या है, टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमें दर्शाता है कि ये एक प्रकार का जो हम्पी है वो कल्चरल सेंटर भी हुआ करता था। यहाँ पर हमें क्या है, एक स्टोन चैरियट के आकार का टेम्पल भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक देख रहे हो, रथ के आकार का एक मंदिर है। तो यहाँ पर ये कोई रथ नहीं है, बल्कि क्या है, पत्थर के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है जिसकी आकृति रथ के समान है। इसी वजह से इसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको विट्ठल टेम्पल भी कहते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, रथ मंदिर, विट्ठल टेम्पल, या फिर क्या बोलते हैं, इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो पूरा मंदिर और बाकी आसपास का जो परिसर हुआ करता था, वो बेसिकली क्या है, एक रिलीजियस प्लेस हुआ करता था। और ये जो रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर देवदासी जो प्रथा है, ठीक है, यानी टेम्पल के अंदर जो डांसर्स हैं उनकी भी यहाँ पर क्या है, नियुक्ति गवर्नमेंट यानी उस समय की जो
शासन व्यवस्था है उसके माध्यम से किया जाता था, जहाँ पर जो नर्तक हैं वो बेसिकली देवताओं के लिए परफॉर्म किया करते थे। और आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर देवदासी उन महिलाओं को बोला जाता है जो मंदिर के अंदर अपने आप को समर्पित कर देती हैं और वह जीवन पर्यंत क्या करती हैं, ईश्वर के लिए नृत्य करती हैं। और ईश्वर के लिए नृत्य करने का मतलब ये है कि जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें क्या है, इन जो देवदासियां हैं उनका नृत्य यहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एक विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलता है जो कि हम्पी का जो मुख्य कॉम्प्लेक्स है। साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। आगे हम जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में, सारे के सारे क्या है, ये विजयनगर हम्पी के रॉयल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर एक हमने देख लिया रथ टेम्पल और भी अदर चीजें। इसी के साथ साथ एक हमने देखा विरूपाक्ष मंदिर, ये भी बेसिकली क्या है, यहीं पर विजयनगर के हम्पी के अंदर अवस्थित है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर आता है महानवमी डिब्बा। महानवमी का सीधा सा मतलब है महान का मतलब आप जानते हो ग्रेट, और यहाँ पर नवमी का मतलब होता है 9वां दिन। तो बेसिकली महान नवमी फेस्टिवल यहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 9 दिन का जो त्योहार होता है जिसको हम नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं, जिसमें दुर्गा पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था इस महानवमी के अवसर पर। ठीक है, विरूपाक्ष देवता का मंदिर हो गया, और महानवमी डिब्बा एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, स्टेज हुआ करता था जहां पर क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। तो 3-4 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिए। आगे हम यहाँ पर देखते हैं महानवमी प्लेटफॉर्म भी हुआ करता था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, महानवमी जो फेस्टिवल हुआ करता था वो महानवमी डिब्बा, यानी जिसको डिब्बा मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है प्लेटफॉर्म, हिंदी में डिब्बा बोला जाता है। तो यहाँ महानवमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। जैसे कि आप आजकल देखते हो कि एक रामायण का पूरा नवरात्रों में क्या होता है कि साल में एक बार रामलीला कराई जाती है, और रामलीला के 10वें दिन या 9वें दिन क्या किया जाता है, रावण का क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो सेम काइंड ऑफ फेस्टिवल हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। 9वें दिन बेसिकली यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता था। और इसी दिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी दिन जो राजा है वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया करता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महानवमी डिब्बा के ऊपर बेसिकली शासक अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया करता था महानवमी के 9वें दिन। ठीक है, जहाँ पे होता क्या था कि जो राजा है वो अपने जितने भी गेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी उसके गेस्ट हैं या फिर उसके जितने भी सबॉर्डिनेट चीफ्स हैं, ठीक है, गेस्ट और अपने जितने भी सबॉर्डिनेट चीफ हैं उन सभी से वह गिफ्ट वसूलता था या गिफ्ट प्राप्त किया करता था। एक ये बात हो गई। इसी के साथ साथ महानवमी डिब्बा की एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या किया जाता था, लास्ट वे दिन डांस और जो म्यूजिक और रेसलिंग और तीरंदाजी और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे क्या हैं हमें एक्टिविटीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात आता है कि महानवमी डिब्बा के बारे में इतनी जानकारियाँ हमें किस प्रकार से पता चलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महानवमी डिब्बा का जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, स्टेज था, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि इतना बड़ा नॉर्मल सा इतना बड़ा स्टेज बनाता है हर कोई, लेकिन ये जो आप स्टेज देखोगे ये इतना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, और इसके ऊपर बेसिकली क्या है, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तीरंदाजी के, रेसलिंग के, फिर उसी के साथ नृत्य के, संगीत के और भी अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों के, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर संभवतः इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ ये जो अपना विजयनगर से संबंधित पूरा फैक्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए कुछ और की फैक्ट है वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विजयनगर जो साम्राज्य है आप यहाँ पर मैप के माध्यम से अच्छा समझेंगे। यह है पूरा अपना साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो कर्नाटक का साउदर्न बेसिकली नॉर्दर्न पॉइंट है, एक ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, यहीं पे हमें हम्पी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है बरार। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, बरार। फिर उसके नीचे आपको बीदर नजर आएगा। फिर उसके इधर पर आपको
बरार, बीदर और यहाँ पर बीजापुर नजर आएगा। फिर उसके हल्का सा नीचे यहाँ पर ये वाला स्थान पे रख लीजिएगा, ठीक है, ये वाले को काट के। तो यहाँ पर कुछ इस स्थान पे आपको नजर आएगा विजयनगर। अब ये जो विजयनगर है, यहाँ पर बहुत सारे शासक वंशों के द्वारा शासन चलाया जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इलाका है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले सुलुभ वंश देखने को मिलता है, और यहाँ पर सब उसके बाद नजर आता है तुलुव वंश। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आता है संगम वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगम वंश। संगम वंश के बाद सुलुभ वंश, सुलुभ वंश के बाद तुलुव वंश, तुलुव वंश के बाद लास्ट वंश या लास्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है अराबिदो, ठीक है। जो संगम वंश है, इसके दो प्रमुख शासक थे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सबसे पहले हरिहर राय, ठीक है, ये बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हरिहर राय और इसका एक भाई था बेसिकली जिसका नाम है वुक्का राय। तो दोनों ने मिलकर इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि हरिहर राय को और वुक्का राय को, ये पहले क्या है, एक छोटे से एरिया के सरदार थे, ठीक है, या फिर यहाँ पर शासन इस पूरे पर्टिकुलर इलाके पे शासन चलाया करते थे। लेकिन क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनको किडनैप कर लिया जाता है, या फिर इनको बेसिकली नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन है उससे निकलकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, और ये वापस कहाँ पर आ जाते हैं, विजयनगर इलाके में आ जाते हैं। यानी विजयनगर का इलाका कौन सा है, मैंने अभी दो नदियों के नाम लिया था, एक है कृष्णा नदी और दूसरा है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक बार क्लियर करके देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो कृष्णा नदी है और दूसरी तरफ है तुंगभद्रा रिवर। एक तरफ इस तरह से कृष्णा रिवर आएगी और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ तुंगभद्रा रिवर इस जगह पर बह रही है। तो यहाँ पर ये जो बीच का इलाका है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये अपना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और इनकी साम्राज्य की स्थापना के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो तुलुव वंश से पूछा जाता है, क्योंकि तुलुव वंश के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रतापी शासक थे जिनका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे प्रसिद्ध शासक हैं तो वो कृष्णदेव राय ही हैं। कृष्णदेव राय ने बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया था, जैसे कि ये महानवमी डिब्बा देख रहे हो, हम्पी देख रहे हो, कमल मंदिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ क्या बोलते हैं, अस्तबल एक देखने को मिलता है जहाँ पर शाही घोड़े रखे जाते थे, ठीक है। कृष्णदेव राय ने क्या बोलते हैं, बीजापुर के शासकों को भी हराया था, ठीक है, गोलकुंडा के शासकों को भी हराया था। इसी के साथ साथ कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर क्या बोलते हैं, एक नगलपुरम नाम का भी जगह का निर्माण किया था, यानी एक पूरे शहर का निर्माण किया था। उनकी माँ का नाम था क्या बोलते हैं, नगली, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने जो पूरा क्षेत्र है उसका नाम ही क्या रख दिया, नगलपुरम। तो नगलपुरम स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि कृष्णदेव राय के द्वारा एक क्या है, शहर का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ की फैक्ट है, बेसिकली हमें नजर आता है क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बारे में। एक और की फैक्ट ध्यान रखना, जो बाबर है, बाबर आप जानते हो कि 1526 के अंदर भारत के अंदर आता है, और 1526 में आता है, और अभी हम कब की बात कर रहे हैं, लगभग 1336 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और उसके बाद लगभग 1400 से लेकर 1500 के आसपास यहाँ पर हमें कृष्णदेव राय का शासन देखने को मिलता है, 1520 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान रखना लगभग 1520 के आसपास तक किसका शासन चल रहा होता है इस पर्टिकुलर इलाके पर, तो यहाँ पर कृष्णदेव राय शासन चला रहे होते हैं विजयनगर पे। तो जब बाबर क्या बोलते हैं, भारत के अंदर आता है और अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी, तो तुजुक-ए-बाबरी में उसने स्पेशली किसका नाम मेंशन किया है, कृष्णदेव राय का, और ये कहते हुए मेंशन किया है कि जब मैं भारत आया तो भारत के अंदर उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर शासक अगर कोई था तो वह कृष्णदेव राय था, ठीक है। यही रीजन है कि जो बाबर है वो नॉर्थ इंडिया तक ही अपने आप को समेट कर रह लेता है, और नीचे जो क्या बोलते हैं साउथ इंडिया है, विजयनगर है, उसके अंदर किसका शासन चल रहा होता है,
कृष्ण देव राय का चल रहा होता है। फिर लास्ट में और भी ज़्यादा हिस्ट्री तो बहुत हो जाएगी, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या होता है कि जो बहमानी इलाका है, जो कि इस जगह पर अपना शासन चला रहे थे आंध्र प्रदेश रीजन के आसपास, तो बहमानी जो साम्राज्य है वो क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर। और इस समय किसका शासन चल रहा होता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, रामचंद्र देव का शासन चल रहा होता है। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र देव का शासन चल रहा होता है और अराबिदु वंश से यह संबंध रखा करता था। ठीक है, और जो यहाँ पर बेसिकली अटैक होता है और अटैक के बाद विजयनगर और बहमानी दोनों आपस में लड़ते हैं और इस युद्ध को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1565 में क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। और तालीकोटा के युद्ध में बेसिकली क्या होता है, जो कृष्ण बेसिकली विजयनगर साम्राज्य है वो क्या है, समाप्त हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर ये पूरा नियंत्रण किसके हाथ में चले जाता है, बहमानी साम्राज्य के हाथ में चला जाता है। एक और बात ध्यान रखना कि ये तालीकोटा का जो युद्ध है उसको बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसको बेसिकली बोला जाता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उसको गैदर कर लिया। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य 1565 में क्या होता है, दक्कन के जो सुल्तान होते हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ बहमानी साम्राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुपिंग बनाते हैं और इसी ग्रुपिंग को बेसिकली क्या बोला जाता है, बहमानी साम्राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जो बहमानी बोल रहा हूँ, बहमानी का सीधा सा मतलब ये था कि बरार, बीदर, बीजापुर और अहमदनगर और गोलकुंडा जब मिलकर आपस में एक राज्य बना लेते हैं तो उसको बहमानी साम्राज्य बोला जाता है। और बहमानी साम्राज्य ने फिर मिलकर क्या किया था, विजयनगर को हराया था। ठीक है, तो ये था पूरा हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो, सूरत के बारे में बात हो रही है। सूरत बेसिकली क्या था, इस टाइम पर एम्पेरियम हुआ करता था वेस्टर्न ट्रेड के लिए। एम्पेरियम क्या होता है, एम्पेरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न स्थानों से लाकर क्या की जाती थी, रखी जाती थी और उनको रखने के बाद क्या किया जाता था, उनको जब बेसिकली समय आता था तो यहीं से क्या था, इन चीज़ों को निकाल कर बेचा जाता था। तो सिंपल सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर जो शासक हैं उनके माध्यम से इस पूरे इलाके का विकास किया गया। इतना ज़्यादा विकास किया गया कि दूर दराज के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आते थे, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया करते थे। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुगल टाइम की। तो मुगल टाइम में तो इसको बेसिकली कम्बे बोला जाता था, ठीक है, खंबात बोला जाता था, जहाँ पर बेसिकली क्या है, इसी स्थान के माध्यम से वेस्ट एशिया, गल्फ का रीजन या फिर अदर जो हॉर्मूज और ऑर्मूज का रीजन है, उन सभी में इसी रास्ते से जाया जाता था। अगर भारत को अगर कोई सामान भेजना होता था तो इसी सूरत के रास्ते से अपना सामान भेजता था, एक समय ऐसा आ गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको गेट ऑफ मक्का भी बोला जाता है, क्योंकि जो बहुत बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम व्यापारी है, पिलग्रिम्स हैं यानी तीर्थ यात्री हैं, वो सभी के सभी इसी रास्ते से होकर आया जाया करते थे। ठीक है, बाद के समय में क्या होता है कि जब अरब का और बाकी लोगों का कंट्रोल इस इलाके पर कमजोर पड़ता है तो पोर्चुगीज होते हैं, डच होते हैं और जो इंग्लिश व्यापारी हैं, ये सारे के सारे आते हैं और यहाँ पर अपने बड़े बड़े कारखाने यानी वेयर हाउस का निर्माण करते हैं। कहाँ पर, सूरत के अंदर। इसी के साथ साथ इन सभी चीज़ों के बारे में ये जो जानकारी है हमें क्या है, ओविंगटन एक प्रकार के क्या है, यहाँ पर व्यापारी हुआ करते थे और उनकी एक किताब है, उनके माध्यम से ही हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये सारी जानकारियों से हमें क्या क्या पता चलता है कि ये जो पूरा इलाका है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ पर जो कपास के कपड़े हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े पैमाने पर बेचे जाते थे, यानी भारत से बाहर जाया करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर गोल्ड के लेस बॉर्डर्स जो होते हैं, वैसी साड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के कपड़े, यानी जिसको हम बोलते हैं कढ़ाई, कढ़ाई को बेसिकली हम बोल देते हैं जरी। ठीक है, यानी जरी का काम हुआ
कपड़ा जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कपड़ा है आमतौर पर जिसके ऊपर कढ़ाई की गई है, जरी की गई है, कारीगरी की है गोल्डन कलर से और गोल्डन धातु से, वो बेसिकली वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर बेची जाती थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउस का भी फिर बाद में निर्माण किया जाने लग गया, क्योंकि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अदर एरिया से, वेस्ट एशिया से जो व्यापारी आते थे वो भारत के अंदर फिर बहुत समय तक यानी सूरत में रहा करते थे। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउस, वेयर हाउस भी हमें देखने को मिलते हैं। रेस्ट हाउस को बेसिकली सराय बोला जाता था। सराय वह स्थान होता है जहाँ पर जो व्यापारी है आकर ठहरते थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर व्यापार इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का एक प्रमुख कारण था कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे या फिर महाजन हुआ करते थे। और ये जो महाजन हुआ करते थे आमतौर पर जो व्यापारी हैं उन सभी को लोन प्रोवाइड किया करते थे, पैसा प्रोवाइड किया करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यापार हुआ करता था वो हुंडियों के माध्यम से चला करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुंडीज के माध्यम से, जैसे कि आज के समय में आप देखते हो एक चेक होता है। चेक बेसिकली क्या है, पैसा तो होता नहीं है ना, वो बस आपको एक कागज दे दिया जाता है और उस कागज को आप बैंक में दिखाते हो और बैंक वाला फिर आपको वो पैसे दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली हुंडी भी एक प्रकार का चेक होता है पहले के टाइम का। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, व्यापार में यूज किया जाता था। आपने किसी व्यापारी से बेसिकली क्या किया है, सौदा किया है, और वो व्यापारी क्या करेगा, आपको हुंडियां दे देगा, यानी हुंडी दे देगा। और हुंडी को लेकर जब आप बेसिकली क्या है, उसका जहां पर इसका एक्सचेंज होता है रुपए के अंदर, वहां पर सेंटर पे जाएंगे तो आपको इस हुंडी के बदले आपको जो रियल मनी है वह दे दिया जाता था। बेसिकली इसको इस वजह से जारी किया जाता था ताकि जो व्यापार का अंदर होने वाला जोखिम है वो बेसिकली कम हो जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि जो इजिप्ट है, इसी के साथ साथ बसरा है यानी इराक है। ठीक है, और कायरो बेसिकली इजिप्ट की राजधानी है, बसरा बेसिकली इराक के अंदर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे अंतर्वप यहाँ पर बेल्जियम के अंदर देखने को मिलता है। ये सभी स्थानों पर भी इन हुंडियों का यूज किया जा सकता था। इतना ज्यादा इंडिया का व्यापार यहाँ पर हमें फ्लरिश होता हुआ नजर आता है। हालांकि धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सूरत है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लग जाता है 17th सेंचुरी तक आते आते। मुगल टाइम हमें कब देखने को मिलता है, 15 टू 16th सेंचुरी अराउंड। ठीक है, 1857 में बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं अकबर और औरंगजेब का टाइम तक ही यहाँ पर मेन मुगल साम्राज्य चल रहा होता है। तो 1707 में या फिर 17वीं शताब्दी के आसपास जैसे ही मुगल काल का डिक्लाइन होता है तो सूरत जो है उसका भी डिक्लाइन होने लग जाता है। अब सूरत के स्थान पर और भी बहुत सारे जो स्थान हैं उनका विकास होने लग जाता है, और उनमें से एक स्थान है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। ठीक है, अब ये मसूलीपट्टनम के बारे में अभी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, पहले कुछ और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होता है, मैंने आपको बताया 1707 में। अब 1707 में इस वजह से स्पेसिफिक डेट ले रहा हूं क्योंकि इस टाइम तक क्या होता है, जो औरंगजेब के मुगल वंश के आखिरी शासक थे जिनका नाम था औरंगजेब, इनका शासन इस टाइम पर समाप्त हो जाता है। तो उनके बाद क्या है, साम्राज्य कुछ ज्यादा खास बचा नहीं था। तो इन्हीं के टाइम पे माना जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म हो गया था। हालांकि आखिरी तह बेसिकली ये 1857 में खत्म होता है जब ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर अपने आप को स्थापित करती है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन होता है तो यहाँ पर उनका स्थान पोर्चुगीज लेने लग जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लेने लग जाती है, फ्रेंच कंपनी आ जाती है इंडिया के अंदर, वो इनका स्थान ले लेती है। और यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर बहुत सारे अपने कमर्शियल सेंटर फिर इन लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियों ने तो अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर दिया था 1668 में। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, सूरत हमें देखने को मिलता है, जो कि आज भी क्या है एक प्रमुख रूप से व्यापार का प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, फिनिशिंग फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम। साथियों यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है,
यहाँ पर बात की जा रही है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, यानी ऐसे वाटर के अंदर फिशिंग करना जहां पर क्या है लगातार लहरें चल रही हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया, आइए डिटेल में देखते हैं। ऐसा इस वजह से कि एक तरफ क्या है भारत के जो अंदरूनी इलाके हैं उसमें लगातार क्या है हमें लहरें देखने को मिल रही हैं। एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरा राजा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और इसी सिचुएशन में बेसिकली बाहर की जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, इंडिया में आ रही हैं और इंडिया में आकर फिशिंग कर रही है, यानी अपना जो व्यापार है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये फ्रेज देखने को मिल रहा है कि ऐसा समय जब वाटर के अंदर ट्रबल देखने को मिलता है, लहरें देखने को मिल रही हैं, उस समय पर क्या होता है यूरोपीय कंपनियां आकर क्या कर रही हैं, फिशिंग करने आ रही हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है मसूलीपट्टनम का। अब यहाँ पर इसको मसूलीपट्टनम कहो या मछलीपट्टनम कहो, एक ही बात है। मछलीपट्टनम हिंदी का क्या है, अगर आप संधि विच्छेद करोगे इसका तो इसका मतलब हुआ टाउन ऑफ द फिश, यानी फिश पोर्ट टाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसका लिटरली मीनिंग है। यहाँ पर बेसिकली मछलियों का प्रमुख रूप से व्यापार होता था, मछलियाँ बहुत बड़े पैमाने उत्पादित की जाती थी, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है। इसी के साथ साथ ये बेसिकली जो कृष्णा रिवर है उसके पास में अवस्थित था और 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसका जो व्यापारिक गतिविधि है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डच है सबसे पहले, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है और भी अदर कंपनीज है वो यहाँ पर आने लग जाती हैं, ठीक है, मसूलीपट्टनम में यहाँ पर आने लग जाती हैं। इसी के साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पर आती हैं बल्कि जो आंध्रा का कोस्ट है और भी अदर इलाके हैं उन सभी को कंट्रोल करने की भी कोशिश करने लग जाती है। और कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, अपने फोर्ट का निर्माण करके, किलों का निर्माण करके। और किले ऐसे निर्मित कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ब्रिटिश सरकार का, डच का, फ्रेंच का, ठीक है, या पोर्चुगीज का अगर कोई किला है तो उसमें कोई भारतीय एंटर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बेसिकली क्या है, यहाँ पर नया सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। और बेसिकली क्या है, इन सभी के माध्यम से बड़े पैमाने पर क्या किया, भारत में एक समय पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1600 में यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी बनाती है, ठीक है। फिर 1600 के आसपास बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आने लग जाती हैं, ठीक है, चाहे वो डच हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाता है और फैक्ट्रियों के अंदर एक हेड बना देते हैं ये, ठीक है। फैक्ट्रियों के अंदर एक हेड होता है, ऑफिशियल इंचार्ज होता है, जिसका हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टर का मतलब आखिरकार है क्या। तो फैक्टर का मतलब ये एक प्रकार से जो ब्रिटिश या फिर जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसके अंतर्गत एक कारखाने का, एक फैक्ट्री का जो इंचार्ज होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली फैक्टर मैंने आपको बता दिया, कंपनी का एक प्रकार से मेन जो फैक्ट्री हुआ करती थी उसका हेड हुआ करता था। और गोलकोंडा के अंदर बेसिकली क्या है, एक प्रमुख रूप से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है व्यापार का विकास होने लग जाता है। अब देखो यहाँ पर अब बात की जा रही है नई जगह की। हमने मसूलीपट्टनम का देख लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा आंध्रा कोस्ट पे आने लग गए। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने पहले अभी तटवर्तीय क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर लिया, तटवर्तीय स्थानों पर अपने आप को स्थापित करने के बाद उन्होंने क्या किया, गोलकुंडा जैसे भीतरी स्थान को भी अब टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम के अलावा सूरत है, ठीक है, मलाबार कोस्ट है बेसिकली केरल के अंदर। तो इन सभी ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार और अदर यूरोपीय कंपनियां आती हैं और अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं। जब यहाँ पर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश्ड कर लिया तो फिर वो हिंटरलैंड यानी जो अंदर के क्षेत्र हैं जैसे कि गोलकुंडा, ठीक है, इस स्थान पर आंध्र रीजन के अंदर हमें नजर आता है, वहां पर बेसिकली उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को बनाना स्टार्ट कर लिया। हालांकि बाद में तो हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर उसके बाद पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का पूरा कारखाना, पूरी जाल स्थापित कर दिए थे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें नजर आता है कि ये जो गोलकुंडा है, जब यहाँ पर फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर एक शासक होते हैं जिनका नाम है कुतुब शाही शासक,
ठीक है, कुतुबशाही डायनेस्टी होती है यहाँ पर। ठीक है, अब कुतुबशाही डायनेस्टी से ये परमिशन लेते हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल, स्पाइस और अदर आइटम को यहाँ पर खरीदना और बेचना स्टार्ट करते हैं। और वेरियस ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो आने लग जाती है। वेरियस इस वजह से बोला जा रहा है कि एक तो फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी के साथ साथ ब्रिटिश की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी के साथ पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर पूरा सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। जैसे अब ये बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, स्पेन, तो इनके बीच में हमें देखने को मिलता है कि कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री को स्थापित करेगा, कौन उस पर्टिकुलर व्यापार पे ज़्यादा अपना कंट्रोल करेगा। और इसी बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि गोलकुंडा के शासक थे, ठीक है, उनके साथ ये अपने जो रिलेशन को ज़्यादातर इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रकार से हमेशा वॉर में रहते थे। ठीक है, गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगु, कोमाटी, चेट्टी एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्परस। बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो पूरा गोलकुंडा सिटी है वहां पर उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस बनाया और उसको बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बनाया। ठीक है, किसने? पर्शियन मर्चेंट ने, फिर इसी के साथ तेलुगु कोमाटी ने, चेट्टी यानी व्यापारियों ने, और यूरोपियन व्यापारियों ने। चेट्टी का मतलब जब भी मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है? अरब व्यापारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आज के बाद से। तो यहाँ पर चेट्टी यानी अरब व्यापारी, यूरोपियन व्यापारी और पर्शियन व्यापारी सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर ना जो मुगल शासक हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे मैप के अंदर तो गोलकुंडा में अपना स्थानीय शासन चल रहा होता है, वहीं पर इसका ऊपर अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसके ऊपर बेसिकली क्या है, किसका शासन चल रहा होता है? यहाँ पर इस पूरे दिल्ली के आसपास इलाके में किसका शासन चल रहा है? मुगल्स का। और मुगल बेसिकली क्या है? अल्टीमेट पावर है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। तो मुगलों ने क्या किया? गोलकुंडा को अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, व्यापार और जो पूरा का पूरा समृद्धि है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई है। ठीक है, तो इसी आधार पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि मीर जुमला who was also a merchant began to play ऑफ डच इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। बेसिकली यहाँ पर जो मीर जुमला है वो बेसिकली क्या करने लग गए? डच को और इंग्लिश को आपस में लड़ाने लग गए। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे ही बहुत सारे वॉर होते हैं। और उन वॉर में फिर एक यहाँ पर मुगल एम्परर थे औरंगजेब, इन्होंने बेसिकली इनको शांत कराने के लिए काम करना स्टार्ट किया। अब जब ये शांत नहीं हो रहे थे तो औरंगजेब ने इनके ऊपर अटैक भी किया और अटैक करने के बाद गोलकुंडा को फिर सीधे सीधे मुगल साम्राज्य की जो केंद्रीय सेवा है उसके अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पर गोलकुंडा का अपना अलग शासन था। मीर जुमला के टाइम पर गोलकुंडा में डच और इंग्लिश आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो मुगल शासक है वो कहता है कि भाई आपस में लड़ाई मत करो, इससे क्या है मेरा जो साम्राज्य है वो कमजोर होगा। इस वजह से मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया, इनको नियंत्रण में लेने के लिए यहाँ पर गोलकुंडा पे अटैक करके उसको मुगल साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल जाती है। इन्होंने फिर अपना जो बेसिकली क्या है पॉलिटिकल कंट्रोल बाद में इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर बेसिकली अपना स्टार्ट कर दिया। ना सिर्फ अपना कमर्शियल यानी जो व्यापार बेसिकली जो हुआ करता था उसके साथ साथ, ठीक है, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसके अंदर हस्तक्षेप करने लग गए। अब इसका सीधा सा मतलब समझिए, यहाँ पर अब अल्टीमेट पावर कौन है? ऊपर मुगल है, इनके नीचे कौन है? एक तो गोलकुंडा का सुल्तान है। अगर मैं स्पेसिफिकली गोलकुंडा की अभी बात करूं तो गोलकुंडा के जो शासक थे उनकी ताकत तो अब खत्म हो गई। अब इन्हीं के पैरेलल में किसको लाके खड़ा कर दिया मुगल शासकों ने? यहाँ पर ब्रिटिशर्स को। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेंच हैं उनको, इसी के साथ साथ जो डच हैं उन सभी को। अब क्यों पैरेलल ला खड़ा कर दिया? क्योंकि बेसिकली क्या है, मुगल शासक ने कहा, मुगल शासक के लिए देखो क्या है,
मुगल शासक चाहे यहाँ पर राजाओं से कर वसूले, एक ही बात है, चाहे वो इस पूरी गोलकुंडा की जमीन को ब्रिटिशर्स को या फिर वो डच को सौंप दे, और ये बेसिकली क्या है, ब्रिटिश सरकार को क्या दे, टैक्स दे। सब ब्रिटिश जो मुगल साम्राज्य है उनके लिए डच, यहाँ पर गोलकुंडा के शासक और यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच, ये सभी के सभी एक बराबर थे। ठीक है, तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ निचले लेवल पे हमेशा यहाँ पर लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, इसी के साथ साथ बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो बहुत सारे कंपनी के ट्रेडर्स हैं वो बॉम्बे और कोलकाता मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को बेसिकली, कुछ जो शासक है उन्होंने कलकत्ता स्थापित कर लिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसी के साथ साथ कुछ शासकों ने क्या किया कि अपना जो फैक्ट्री है वो बंबई के अंदर स्थापित करना स्टार्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से अब पहले जो मसूलीपट्टनम हुआ करता था, सूरत हुआ करता था, इन सभी जो बेसिकली प्रोस्पेरस सिटी हैं उनका खात्मा होने लग जाता है। अब नए शहरों का विकास होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास इस समय पर नए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने लग जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है न्यू टाउन्स और ट्रेडर्स का यहाँ पर विकास होने लग गया था। बेसिकली यहाँ पर इन जो नए शहर हैं जैसे कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इसके अंदर बेसिकली क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ करता था, यूरोप का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, जैसे कि इंग्लिश का, डच का, फ्रेंच का, ठीक है, और भी अदर यूरोपियन कंपनियों का। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये कुछ की फैक्ट हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को क्या मिलती है, ये जो पूरा पर्टिकुलर इलाका है, ये पर्टिकुलर इलाके क्या है, यूरोपीय सेंटर्स के रूप में डेवलप होने लग गए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ इनिशियल ट्रेडर्स थे, जैसे कि यहाँ पर मुल्ला अब्दुल गफूर और इसी के साथ विरजी वोरा। यहाँ पर इन दो नामों को आप ध्यान रख भी सकते हैं, जो कि है मुल्ला अब्दुल गफूर और इसी के साथ साथ विरजी वोरा। ये दो प्रमुख रूप से व्यापारी हमें नजर आते हैं इन नए शहरों के अंदर। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अदर यूरोपीय कंपनियां जो हैं यूज देयर नेवल पावर टू गेन द कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड। देखो यहाँ पर क्या है, अब सी ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि देखो ये जो कलकत्ता के अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगाई, ये भी बेसिकली कहाँ है, समुंदर के पास में है। इसी के साथ यहाँ पर बंबई के अंदर जो फैक्ट्री लगाई, ये भी कहाँ पर है, समुंदर के पास है। तो नॉर्मल सी बात है, जिसकी नेवी स्ट्रांग होगी वो शासक यहाँ पर ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है। और उस समय तक अगर हम बात करें मुगल शासक की, तो मुगल शासक के पास खास पावर नहीं हुआ करती थी नेवी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेवी का जो यूज है वो या फिर उसकी वैल्यू है वो बढ़ गई थी, लेकिन कुछ कुछ इंडियन ट्रेडर्स ही थे जिनके पास क्या हुआ करता था, अपना शिप हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुल्ला अब्दुल गफूर और यहाँ पर विरजी वोरा कुछ ऐसे व्यापारी थे जिनके पास अपने शिप हुआ करते थे। अदर भारतीय व्यापारियों के पास इतने बड़े शिप नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर जो व्यापारिक शिप जहाज हुआ करते थे वो इंग्लिश, डच और फ्रेंच की जो कंपनियां हैं उनके पास हुआ करती थी। और यही रीजन है कि धीरे धीरे जो भारतीय व्यापारी हैं वो पीछे होते चले गए, और जो इंग्लिश और जो अदर बेसिकली यूरोपियन पावर हैं उन्होंने बेसिकली क्या है, अपना कमर्शियल पावर एक्सपेंड कर लिया और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लिया। ठीक है, अब ये जो प्रमुख केंद्र थे यहाँ पर टेक्सटाइल के लिए फेमस हुआ करता था, क्राफ्ट फॉर स्पिनिंग और वीविंग, यहाँ पर ब्लीचिंग, डाइंग, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो नई सिटी है वो बेसिकली सारा काम इन्हीं जगहों पर होने लग गया था। ठीक है, ब्लीचिंग और डाइंग का मतलब होता है कपड़ों को रंगना, स्पिनिंग का मतलब होता है जो रेशा होता है उससे धागा बनाना, वीविंग का मतलब होता है कपड़े के ऊपर बेसिकली कारीगरी करना। ठीक है, ये सारे काम अब शहरों में होने लग गए, नए शहरों में। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, अब एक और चीज आने लग गई, वो हमें देखने को मिलता है
कि इस टाइम पर जो कपड़ा है वो बेसिकली मैकेनिकल होने लग गया है। मैकेनिकल इन द सेंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था यूरोप के अंदर। अब जो कपड़े हैं वो मशीनों के द्वारा बनाए जाने लग गए थे, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हुआ करते थे। रिफाइंड यानी बहुत ज़्यादा बारीक और मलमल कपड़े यहाँ पर बनाए जाने लग गए थे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था इंडिया के अंदर, वो खत्म हो गया और इसके स्थान पर मशीन के द्वारा बेसिकली निर्मित कपड़ों का जो बाजार है वो भारत में फैल गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिस्टम ऑफ एडवांस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस। और इसी के साथ जो भारत का क्राफ्ट पर्सन है वो बेसिकली तबाह हो चुका था, इस वजह से उन्होंने एडवांस के बिहाफ पर काम करना स्टार्ट कर लिया। देखो पहले ये क्या करते थे, यूरोपीय कंपनियों को अपना सामान बनाकर बेचते थे, ठीक है, लेकिन अब इन यूरोपीय कंपनियों ने क्या किया कि भारत के लोगों को ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया कि अब तुम्हें इस प्रकार के कपड़े बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यूरोप के एजेंट हुआ करते थे, वो बताते थे कि किस प्रकार के विच क्लोथ हैव टू बी वीव, यानी किस तरह के जो कपड़े हैं वो उनको बनाने हैं। तो एक तरह से जो क्राफ्ट पर्सन है वो एक तरह से मजदूर की तरह काम करने लग गया। यहाँ पर ये बेसिकली आपको फंडा समझना है कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर आई, भारत के अंदर उन्होंने अपना विस्तार किया और भारत के ही जो क्राफ्ट पर्सन है उसको नुकसान होने लग गया। इस टाइम पर प्रमुख शहर कौन से थे, मैंने आपको बताया कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इसी के साथ साथ क्राफ्ट एंड कॉमर्स और यहाँ पर अंडरवेंट अ मेजर चेंज। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो क्राफ्ट है और व्यापार है ये सभी बहुत बड़े परिवर्तन से गुजरने लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पूरा सिस्टम है एक तो फैक्ट्री बेस्ड हो गया, और फैक्ट्री बेस्ड होने के साथ साथ अब यहाँ पर मेन बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये है इंडिया। अब इंडिया के ऊपर यूरोपीय कंपनी पूरी तरह से फैल चुकी हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं शहरों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ये बेसिकली भारत के लोगों को अब मजदूरों की तरह बनाने लग गए। दूसरा ये हो गया कि फैक्ट्रियों का बेसिकली सारा माल भारत में आने लग गया। तीसरा इन्होंने अब क्या किया, जो रंग भेद है वो भी करने लग गया और भारत के अंदर ही अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित करने के साथ साथ अपने कॉलोनी को भी अलग बनाने लग गए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो जिसके अंदर आप देख सकते हो ये एक प्रकार का टाउन है, ठीक है, जहां पर जो ट्रेडर्स है, क्राफ्ट पर्सन्स है वो आकर एक जगह पर रहा करते थे या फिर व्यापार किया करते थे। लेकिन ये आप देख रहे हो इसके अंदर गोरे लोग भी हैं और काले काले लोग भी हैं, यानी अंग्रेज भी हैं और इसी के साथ साथ इंडियंस भी हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो सोसाइटी है, समाज है, उसको दो भागों में डिवाइड करने लग गए। टाउन जो होते हैं, पूरा का पूरा शहर है, उसको दो भागों में डिवाइड करने लग गए। एक हुआ करता था ब्लैक टाउन, ध्यान रखिएगा, एक क्या हुआ करता था ब्लैक टाउन, ठीक है, जहां पर क्या है भारतीय व्यापारी रहा करते थे। और दूसरा हुआ करता था व्हाइट टाउन, और व्हाइट टाउन के अंदर यूरोपीय व्यापारी ही आ जा सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरह से जो टाउन बनाए जाते थे व्हाइट टाउन, ठीक है, तो व्हाइट टाउन के अंदर हमें बहुत सारे फोर्ट देखने को मिलते हैं, किले देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या बोलते हैं, मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण करवाया गया, ठीक है। व्हाइट टाउन बनाया गया मद्रास के अंदर, और उस व्हाइट टाउन के अंदर एक किला बनाया गया जिसका नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका मद्रास, और इस मद्रास के अंदर क्या है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसी के साथ साथ कलकत्ता के अंदर भी इसी प्रकार का व्हाइट टाउन बनाया गया, और इस कलकत्ता के अंदर भी एक किले का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं फोर्ट सेंट विलियम्स, ठीक है। यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, ये दो कहाँ पर है ये बेसिक आपको ध्यान रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर, फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ पर हमें मद्रास के अंदर देखने को मिलता है। ये जो कलकत्ता था, ये यहाँ पर जो कंपनी थी वह ब्रिटिशर्स की थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो बेसिकली फ्रेंच की हमें देखने को मिलती है, फ्रेंच की फैक्ट्री या कंपनी या फिर व्हाइट टाउन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये
इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये किया क्यों गया था? तो सिंपल सी बात है, जो वाइट होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सभ्य होते हैं, ऐसा इनका मानना था। वहीं पर जो ब्लैक हैं यानी भारतीय हैं वो इन्फीरियर हैं और यूरोप के अधीन आते हैं, इस वजह से उनको क्या है अलग रखा जाता था। तो इस प्रकार से हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत के अंदर किस तरह से आना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1498 में क्या होता है कि भारत के अंदर सबसे पहले आने के लिए परमिशन है वो प्रदान कर दिया जाता है जो स्पेन के शासक हैं उन सभी के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर पोर्चुगीज हैं उनके माध्यम से। तो पोर्चुगीज एक सेलर था जिसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है, पोर्चुगीज सेलर था। इससे पहले और भी लोग आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा था वो फाइनली भारत तक पहुंच पाया था कालीकट बंदरगाह के ऊपर, ठीक है। कालीकट यानी साउथ इंडिया के अंदर जाओगे तो आपको इस स्थान पर बेसिकली मालाबार कोस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको कालीकट बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आता है। इसी के बाद यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे अदर लोग भी यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? पोर्चुगीज भारत में आते हैं। पोर्चुगीज के बाद इंग्लिश आते हैं, डच आते हैं, डच के बाद फ्रेंच यहाँ पर फिर उसके बाद आते हैं। इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ने कोशिश की थी और ये भारत के अंदर पहुंचा। इसी के साथ ही एक आदमी था इसके अलावा एक दूसरा आदमी था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। कोलंबस भी वो बेसिकली भारत को खोजने की होड़ में निकला था और वो भारत को खोजने के लिए बेसिकली ईस्ट में आने की बजाय वो कहाँ चले जाता है? वेस्ट में चले जाता है। और वेस्ट में जाने की वजह से उसने किसको प्राप्त किया? अमेरिका को, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमें आज के समय में देखने को मिलता है कि अमेरिका की खोज किसके माध्यम से देखने को मिलती है? कोलंबस के माध्यम से। और भारत यानी इंडिया की जो खोज है वो किसके माध्यम से हमें देखने को मिलती है? वो बेसिकली क्या बोलते हैं, वास्को डिगामा के माध्यम से देखने को मिलती है। तो ये की डिफरेंस है वो ध्यान रखना, एक तरफ है कोलंबस और दूसरी तरफ है वास्को डिगामा, ठीक। तो ये अपना जो पूरा चैप्टर है इस प्रकार से यहाँ पर पूरा समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो डिटेल में पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी सीरीज़ देखने के लिए। प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिए जाके, और जो बाकी वीडियोज़ हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक मोटिवेशन के तौर पर। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।